नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सीधे आपको लिए चलते हैं गुजरात के आणंद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है। और तभी आज दुनिया कह रही है, दुनिया के विकास को भारत ही गति दे सकता है। भारत पूरी दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है। दुनिया में झगड़े होते हैं तो भारत को विश्व बंधु के तौर पर झगड़ा सुलझाने वाले देश के तौर पर देखा जाता है। कहीं युद्ध होता है, अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी। दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां फंसे हुए थे। वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वहां एक ही पासपोर्ट चलता था। दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को वो बम गोले के बीच से निकलना हो यूक्रेन में से, तो एक ही पासपोर्ट चलता था और वो पासपोर्ट था मेरे देश का तिरंगा झंडा। पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा झंडा दिखाते थे तो वहां की सेना जाने देती थी। आपने यूक्रेन में देखा है, युद्ध के समय जो बच्चे थे वहां, सबने महसूस किया कि भारत के तिरंगे की ताकत क्या बड़ी है। भारत, आप में से तो आए दिन लोग विदेश जाते हैं, आपने देखा होगा आज हिंदुस्तान के पासपोर्ट की ताकत क्या है। हाँ। ये होती है देश की साख। मुझे बताइए मेरे आनंद खेड़ा के भाई बहन, क्या आपको देश की ये मजबूती खबर मिलती है? गर्व होता है कि नहीं होता है? दुनिया गर्व करती है तो आपको गर्व होता है कि नहीं है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये कांग्रेस, वो क्या कर रही है? कांग्रेस सिर्फ रोती बैठती है।
और मोदी को गाली दो। डिक्शनरी खोज करके रोज नई गाली निकालते हैं, रोज नई गाली निकालते हैं। और कांग्रेस आज मोदी देश को एक करने के सरदार के सपने को पक्का कर रहा है। कांग्रेस देश को बांटने में जुटी है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कैसरगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कट सकता है टिकट। 6 बार से लगातार सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी को मिल सकता है टिकट। एक बार पहले भी सांसद रह चुकी हैं केतकी सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को भी टिकट के आसार। वही ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटना तय। तो कैसरगंज को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला साफ कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कट सकता है टिकट। ब्रजभूषण की पत्नी केतकी सिंह को मिल सकता है टिकट। एक बार पहले भी सांसद रह चुकी हैं केतकी सिंह। ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटना तय। ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी या बेटे को मिल सकता है टिकट। तो कैसरगंज सीट पर जिस तरह से दावेदारी ठोकते हुए ब्रजभूषण नजर आ रहे थे, ऐसे में कोर्ट से भले ही ब्रजभूषण को राहत ना मिली हो, लेकिन जिस तरह से उनकी पत्नी और बेटे को लेकर, टिकट को लेकर बातचीत हो रही है, ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरह से लगातार दावा ठोकते हुए नजर आ रहे थे, 99.9% का दावा कहीं ना कहीं सही होता हुआ नजर आ सकता है अगर ब्रजभूषण के परिवार को टिकट मिलता है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, कैसरगंज से सीट को लेकर अब पर्दा हटने जो आ रहा है, जिस तरह से जानकारी लंबे समय से निकलकर सामने आ रही थी, अब ऐसे में ये माना जा सकता है कि ब्रजभूषण का टिकट कट सकता है, लेकिन परिवार में पत्नी या बेटे को टिकट को लेकर अब जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए अभी भी तस्वीर जो है कैसरगंज को लेकर आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन सबकी निगाहें उस सीट पर बनी हुई है कि आखिर बीजेपी इस सीट से बतौर प्रत्याशी किसको मैदान में उतारती है। चूंकि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, इसलिए माना जा रहा है कि आज अब से मैच कुछ देर बाद जो है बीजेपी इस तस्वीर को स्पष्ट कर सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पर उनके बेटे या फिर उनकी पत्नी को जो है वो टिकट दिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर एक विवाद का मामला देखने को मिला था, तो विवादों से जो नाता उनका रहा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी बचती हुई नजर आई है। और शायद यही वजह है कि इस सीट पर इतना अभी तक बीजेपी ने इंतजार किया है। अभी तक किसी भी प्रत्याशी की जो है वो आधिकारिक तौर पर जो है वो पुष्टि नहीं करी गई कि कौन सा किस प्रत्याशी को बीजेपी कैसरगंज सीट से जो है बतौर प्रत्याशी मैदान में उतार रही। तो इसको लेकर जरूर फिलहाल अभी कह सकते हैं कि अटकलों का जो बाजार है वो गर्म है और लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी किसको यहाँ से मैदान में उतार सकती है, जिसमें उनके बेटे का भी नाम चल रहा है कि उनको, उनके छोटे बेटे को भी जो है वो यहाँ पर बीजेपी टिकट दे सकती है। इसके अलावा उनकी पत्नी को भी नाम चल रहा है कि उनको भी टिकट दिया जा सकता है। हालांकि बेटे को लेकर पहले चर्चाएं चल रही थी कि आज देर शाम तक उनके बेटे के नाम की घोषणा जो है वो की जा सकती है, लेकिन अभी तक फिलहाल कह सकते हैं बीजेपी ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं करी है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से ऐलान को लेकर इंतजार जरूर किया जा रहा है, लेकिन ब्रजभूषण के परिवार में ही अगर किसी को टिकट मिलता है तो बार बार जिस तरह की दावेदारी ब्रजभूषण ठोकते हुए नजर आ रहे थे, 99.9% दावेदारी की बात करते हुए नजर आ रहे थे, वो एक तरह से सही साबित हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलता है, तो जिस तरीके से वो पहले से ही कह रहे थे कि कहीं पर कोई आशंका नहीं है और समय आने पर तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, तो वो सही साबित होता हुआ नजर आएगा। ब्रजभूषण सिंह देखिए एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर हैं, बड़ा जन समर्थन उनके साथ में जुड़ता है, तो ऐसे में बीजेपी उनकी नाराजगी को मोल लेना नहीं चाहेगी, चूंकि बीजेपी चाहेगी कि साफ तौर पर उनका समर्थन जो है वो बरकरार रहे। और इसलिए चूंकि उनको लेकर विवाद की स्थितियां देखने को मिली, कई केस जो हैं वो चल रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी थोड़ा सा उनसे बचना भी चाहेगी ताकि विपक्ष उसको मुद्दा ना बना सके। और इसीलिए शायद कह सकते हैं कि लास्ट बॉल तक मैच को ले जाने की पूरी रणनीति जो है वो बीजेपी की तरफ से बनाई गई है और इसीलिए शायद इतना इंतजार किया गया है और माना जा रहा है कि आज देर शाम तक जो है वो बीजेपी इस पर जो है अपनी तस्वीर साफ कर सकती है। जी बिल्कुल, तो इस पूरी सीट पर, कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण का टिकट कटना अब लगभग तय है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक ऐलान में अभी समय है, लेकिन बाकी अन्य पार्टियों की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, समाजवादी पार्टी या बसपा की बात करें, तो किस तरह के समीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि कद्दावर नेता ब्रजभूषण को माना जाता है, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का वो दावा भी कर रहे हैं, लेकिन किस तरह के समीकरण आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं इस सीट पर?
देखिए, समीकरणों की बात करें तो जब आधिकारिक रूप से प्रत्याशी की पुष्टि हो जाएगी कि किसको बतौर प्रत्याशी यहाँ से मैदान में उतारा जा रहा है, तो उसके बाद तस्वीर जो है समीकरणों की साफ होगी। लेकिन चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ में मैदान में आए हैं, या फिर बीएसपी हो, सभी ने वहाँ पर जो जाति समीकरण है उनका बाखूबी ध्यान रखा हुआ, और मेन तौर पर जो फोकस रहा है वो जाति समीकरणों को लेकर रहा है कि किस तरीके से वोट जो है, वोटिंग परसेंटेज जो है उसको बढ़ाया जाए, और जो जो प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए उसके समर्थन में किस तरीके से वोट पड़ेंगे। तो कास्ट वाइज जिस तरीके से वहाँ पर अगर आप देखें तो अलग अलग वर्ग के जो मतदाता है जो अहम निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं साधने का पूरा प्रयास जो है वो दोनों ही दलों की तरफ से किया गया है, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसका विशेष तौर पर ख्याल रख रही, इसीलिए अभी तक जो है रोका गया है, प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं करी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि अब से महज कुछ देर बाद आज बीजेपी जो है अपने प्रत्याशी की घोषणा केसरगंज सीट को लेकर कर सकती है। जी बिल्कुल, प्रियम आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो कैसरगंज सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज कर सकती है प्रत्याशी के नाम का ऐलान। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी आज लखनऊ में करेगी बड़ी बैठक। बीजेपी की संगठन स्तर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। आज शाम 5 बजे होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव से बचे हुए चरणों पर होगी चर्चा। वहीं अवध क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। गृहमंत्री बरेली, बदायूं और सीतापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी प्रियम, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो संगठन स्तर की जिस तरह से बड़ी बैठक होनी है और गृहमंत्री अमित शाह भी उस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको कि दूसरा चरण बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रही है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए हर एक चरण को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है, हर एक सीट को लेकर अपनी रणनीति बनाई है, और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। अभी पहले और दूसरे चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो देखने को मिली हैं, और जो जिस तरीके से पहले से तैयारी करी गई थी पहले और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर, तो उनका अब रियलिटी में क्या वो एग्जीक्यूट हुई हैं या नहीं हुई, और उसका बाकी अन्य बचे हुए 5 चरणों पर क्या असर होगा, इन सबको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह जो है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बैठक करेंगे। उस बैठक में संगठन की ये बैठक होगी जिसमें सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। उसमें बचे हुए बाकी चरणों को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, किन मुद्दों को उठाना है, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो मतदाताओं को बीजेपी की तरफ आकर्षित करेंगी, तो इन सभी चीज़ों को लेकर वो मंथन करेंगे। रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही हैं, अवध क्षेत्र को लेकर उनमें जो सीटें हैं उनमें क्या कुछ तैयारियां हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर मंथन करते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। और अमित शाह उत्तर प्रदेश की नब्ज को बाखूबी समझते हैं, और 2014 में भी जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें प्रधानमंत्री बने, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यूपी की जो कमान थी वो अमित शाह ही संभाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं अमित शाह यूपी की राजनीति को बाखूबी समझते हैं, और इसीलिए हर एक रणनीति पर जो है मंथन किया जा रहा है, देखा जा रहा है। खुद वो आज लखनऊ पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर, वहां पहुंचकर आज वो इस बैठक में शामिल होंगे, और उसमें आगे के बचे हुए चरणों को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी, कहां पर क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। और माना जा रहा है कि इस बैठक में भी केसरगंज सीट को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और रणनीति जिस तरह की वो बनाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने रखते हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश आज पहुंच रहे हैं, लखनऊ में पदाधिकारियों के पास पहुंचेंगे, तो जीत के नए नए मंत्र के साथ ही साथ कितना प्रभाव इस चुनावी बयार में पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर? देखिए, चुनावी कार्यकर्ताओं की लेकर बात की जाए, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो पहले ही सभी दिशा निर्देश जो हैं वो दिए जा चुके हैं, अलग अलग स्तर की जो बैठकें हैं वो की जा चुकी हैं, रणनीति तय हो चुकी है, और रणनीति को अब इम्प्लीमेंट धीरे धीरे किया जा रहा है। हर एक चरण को लेकर, हर एक सीट के समीकरणों को लेकर रणनीति तय हो चुकी है, और उस रणनीति को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे उसको धरातल पर उतारा जाए, इन मुद्दों को लेकर जरूर चर्चा हो रही है। पहले और दूसरे चरण का जो मतदान संपन्न हुआ है वहाँ के रुझान क्या कुछ कह रहे हैं, उनके समीकरण क्या कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है। और आज भी जो बैठक होनी है उसमें बीते हुए 2 चरणों में क्या कुछ रहा है और आगे क्या उसको ध्यान में रखते हुए कुछ जगहों पे क्या परिवर्तन कुछ करने की आवश्यकता है, कैसे रणनीति में चेंजेस करने की जरूरत है, या रणनीति को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और इसके बाद रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी का 2 दिवसीय झारखंड का दौरा, कई जनसभा को करेंगे संबोधित। रांची में रोड शो में होंगे शामिल। वहीं पीएम मोदी की कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। 3 मई को झारखंड दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 3 मई को झारखंड दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का 2 दिवसीय झारखंड का दौरा, 3 मई को पीएम की हुंकार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कई जनसभा को करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता रांची से अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कार्यक्रम तय हो चुका है, 3 मई को झारखंड में हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं धरातल पर? झारखंड में लोकसभा चुनाव है और पहले चरण में 3 सीटों पर चुनाव होनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का जहां झारखंड आगमन आना इस माहौल के तौर पे देखा जा रहा है। काफी जो समर्थक हैं उनके जो फॉलोवर हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में काफी उत्साह है। तो कल उनका आगमन है, खूंटी में वो सभा को संबोधित करेंगे और कल देर शाम को रांची शहर में वो उनका नगर रोड शो भी है। तो ऐसे में काफी तैयारियां हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री आने का तैयारियां काफी इंतजाम है। तो ये इसके बाद दूसरे दिन यानी आप 4 तारीख को पलामू में ही उनका ये है सभा का संबोधन है। इसके अलावा लोहरदगा में जो चुनाव होना है प्रथम चरण झारखंड में, वहाँ भी उनका संबोधन होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं कि झारखंड में एक चुनावी गर्मी है। खास करके नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं झारखंड में, इसके लेकर के कार्यकर्ता में काफी उत्साह है। जी बिल्कुल, तो 3 मई को अलग अलग सीटों से लेकर रोड शो की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से झारखंड में पहुंच रहे हैं, 14 की 14 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री के पहुंचने से किन सीटों पर प्रभाव और किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, झारखंड में 14 सीटों वाला राज्य है, तो वर्तमान में है वो 12 सीट जो है बीजेपी के खाते में है। तो निश्चित रूप से पूरे टारगेट देखते हैं कि अब जो झारखंड में 14 सीट है वो 14 के 14 बीजेपी के खाते में, इसकी पूरी तैयारी खाका तैयार किया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आगमन हो रहा है। आज रांची सांसद जो है उनके दूसरी बार सीट से नामांकन कर रहे हैं। वही समय उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी सिंह आज वो कल पहुंच रहे हैं और सभा को संबोधित करेंगे। इस प्रकार लगातार जो बीजेपी की जो लंबी फरिश्त लिस्ट है स्टार प्रचारकों का तबातोड़ यहाँ जारी है। तो ऐसे में एक बहुत चुनावी माहौल के रूप में बीजेपी के तौर पे देखा जा रहा है कि 24 के 24 सीटों पर एक बड़ा प्रभाव छाप छोड़ने की। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर को लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे रांची। एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ आज रांची में करेंगे नामांकन। रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं संजय सेठ। संजय सेठ के नामांकन में शामिल होंगे सीएम धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रांची पहुंच रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन में होंगे शामिल। जनता के बीच पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय पांडे लगातार बने हुए हैं। जी अजय, लगातार जिस तरह से आप अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संजय सेठ के नामांकन के लिए रांची पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारी है और क्या रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? बिल्कुल, जो राज्य सांसद हैं संजय सेठ नामांकन करने के लिए रोड शो के माध्यम से है। झारखंड में चुनावी समय है, इसमें लगातार जो कई रैलियां आयोजित की जा रही है। तो निश्चित रूप से अभी कुछ ही देर में एयरपोर्ट में जो सूचनाएं मिली है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वह पहुंच जाएंगे और वो रोड शो के माध्यम से जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप से आज जो पुष्कर का जो निशाना विरोधियों पर होगा और संजय सेठ के जो रूप में है जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि काफी राज्य में राजधानी जो है अभी काफी चुनावी माहौल के लेकर के काफी सरगर्मी तेज है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे रांची, प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन में होंगे शामिल। और उसके बाद रुक करते हैं अगली खबर को लेकर। अमित शाह के फेक वीडियो में कार्रवाई जारी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को नोटिस।
दिल्ली पुलिस ने जारी किया नोटिस, वहीं झारखंड कांग्रेस का एक्स अकाउंट सस्पेंड। राजेश ठाकुर बोले ये तानाशाही है। झारखंड कांग्रेस का एक्स अकाउंट सस्पेंड, राजेश ठाकुर बोले ये तानाशाही। तो अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर लगातार देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई की जा रही है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर बयान जारी किया। राजेश ठाकुर बोले हैं ये तानाशाही है, एक्स अकाउंट किया गया सीज। और इसी खबर पर लगातार रांची से हमारे साथ अजय कुमार पांडे बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर अलग अलग राज्यों में कार्रवाई जारी है, झारखंड में भी कांग्रेस के अकाउंट को कहीं ना कहीं बैन कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी का दौर भी जारी है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? ये कर्नाटक में पीएम मोदी का रैली था, जनसभा था, उसको एडिट करके जो झारखंड जो कांग्रेस का ये है ट्विटर हैंडल है, और उसमें एडिट करके काफी बड़ी टिप्पणी की गई है। तो ऐसे में जो कल बीजेपी ने इस पर काफी अपने पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उसके बाद केंद्रीय एजेंसियां जो है हैंडल को होल्ड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इसमें मामले में कार्रवाई की गई है और आज जो झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने उनके पूछताछ के लिए आज दिल्ली बुलाया है और उनकी आज पूछताछ होगी। हालांकि अभी तक वहां पहुंचने की सूचना अभी तक नहीं मिली है, लेकिन इस पर काफी तेज है। और ये देख सकते हैं कि जो अमित शाह के जो पिछले डीप फेक वीडियो के मामले में ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस ने जो राजेश ठाकुर पर नोटिस भेज कर इस पर बुलाया गया और उसके साथ सरकार के किस पर से तोड़ मोड़ करके पेश किया गया, इस पर लेकर के पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल अजय, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। संभल जिले में आगामी 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर जिले का पुलिस प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं इस बीच बीजेपी के एक नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान वाले दिन के लिए टिप्स देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में बीजेपी नेता कह रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता पोलिंग पार्टी के बूथ पर पहुंचने के बाद उनसे संपर्क कर लें और कहा कि जिस बूथ पर विपक्षियों का मतदान अधिक हो रहा है वहां हंगामा खड़ा कर दें, ताकि विपक्ष की महिलाएं वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे। जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और आरोपी बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल बीजेपी नेता का वीडियो जोरों शोरों से वायरल भी हो रहा है। उसकी जेब में पैसे होने चाहिए चैलेंज करने के लिए। उसका काम जैसे भीड़ लग जाए, एक दो को चैलेंज करे, धुन मचाए। चलो साहब मैं ऐसे मेरा जा रहा हूँ चलो जी तारीख पे, तो वो उठा के ले आऊंगा टाइम, मैं आपके संग लौटते पे आ जाऊंगा। मेरा गाड़ी मिल के पास आएगा, तो फिर उसकी है ना चैलेंज करने के लिए पैसे होने चाहिए। उसकी जेब में खुले हुए हाथ खुले हुए, हर चीज चैलेंज करेगा वो। आइए सर, बड़ी चैलेंज से ये फायदा होगा। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संभल से संवाददाता सतीश सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। जी सतीश, जिस तरह से बीजेपी नेता का ये वीडियो वायरल हो रहा है और साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर विपक्ष का वोट ज्यादा पड़ता है तो हंगामा किया जाना चाहिए, इसके बाद गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? देखिए, हम आपको बताते हैं, जनपद संभल की बात की जाए तो तीसरे चरण में 7 तारीख को चुनाव और यहाँ कर एक बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी नेता हैं, अच्छे हैं और नगर अध्यक्ष हैं। ये बैजोई में इनकी जो एक वीडियो वायरल हो रही है, जिन्होंने एक वीडियो में किस तरीके से इनको बता रहे हैं कि विपक्ष पर किस तरह से उनकी जो ज्यादा महिला पहुंचती हैं तो कैसे हंगामा करना है, और वह पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं तो पुलिस अधिकारियों को कितने पैसे देने हैं, उनकी क्या क्या व्यवस्था करनी है और होमगार्ड के लिए कितने पैसे देने हैं। वो कह रहे हैं कि 150 में पुलिस वाले मान जाते हैं, पीटर सिंह अधिकारी से बात करनी है। इस तरह को लेकर के इनकी वीडियो वायरल हो रही है और ये किस तरीके से टिप्स देते नजर आ रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो किस तरीके से यहाँ पे जो है जब ज्यादा हंगामा हो जाए तो गोली नहीं चलानी है, आपके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ बूथों पर जाकर हंगामा करना है और हंगामा करने के बाद में वहाँ पे जो मुस्लिम समाज के या और समाज की महिलाएं होंगी वहाँ से तुरंत भाग जाएंगी और भागने के बाद में जो है आपका वोट पड़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से देखा जा सकता है कि किसी मानसिकता दिखाई दे रही है कि कोई बीजेपी नेता के जो ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं। ये परमेश लाल सैनी के बारे में बात कर रहे हैं, जो दूसरी बार जनपद संभल से जो जी बिल्कुल सतीश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, कैसरगंज से बड़ी खबर। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को मिला टिकट। कैसरगंज के करण भूषण सिंह को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी, आधिकारिक ऐलान का इंतजार। तो कैसरगंज को लेकर जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, आधिकारिक तौर पर ऐलान का अब इंतजार किया जा रहा है। कैसरगंज से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।
ब्रजभूषण का टिकट कटने के बाद ब्रजभूषण के बेटे को मिला टिकट। कैसरगंज से करणभूषण बने बीजेपी के प्रत्याशी। आधिकारिक तौर पर ऐलान का इंतजार। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी पुख्ता तौर पर निकलकर सामने आ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं होंगे बीजेपी के उम्मीदवार, बल्कि उनके बेटे को दिया गया है टिकट। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जो रमन, जिस तरह से लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, ऐसे में करणभूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब रास्ता साफ हो गया है। कब तक आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है? बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 लोकसभा सीटें ऐसी थीं जिन पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया था, रायबरेली और कैसरगंज सीट वहां के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सुर्खियों में थी, चर्चा में थी, क्योंकि भाजपा आला कमान वहां पर ब्रजभूषण का टिकट शुरू से ही काटने के मूड में था। हालांकि ब्रजभूषण अपने भौकाल और दबदबे के दम पर टिकट लेने की जद्दोजहद में लगे हुए थे और अंत में आला कमान की बात भी कहीं ना कहीं जो उनका प्लान था वो भी सही होता नजर आ रहा है। और जो ब्रजभूषण की बात थी, जो करना चाहते थे, अपना दबदबा कायम रखना चाहते थे, वो भी अब कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि आज सुबह से ब्रजभूषण सिंह के छोटे बेटे करणभूषण सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की खबर सामने आई है। माना जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह की आज सुबह भाजपा आला कमान से बात हुई। भाजपा आला कमान ने ब्रजभूषण सिंह से कहा कि आपके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, आप अपने परिवार से किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। जिसके बाद ब्रजभूषण ने छोटे बेटे करण का नाम आगे बढ़ाया और आला कमान से लगभग मंजूरी भी मिल गई। जिसके बाद ब्रजभूषण सिंह ने अपने आवास पर समर्थकों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और कुछ ही देर बाद जैसे करणभूषण सिंह आए और अपने पिता का पांव पकड़कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद में करण सिंह को लेकर भी नारेबाजी होने लगी। आपको बता दें, करणभूषण सिंह अभी तक हाल ही में कुश्ती संघ के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और इसी के साथ में ब्रजभूषण सिंह के लिए बुरी खबर भी है और अच्छी खबर भी है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बेटे को टिकट मिलने की बात को लेकर अब रास्ता लगभग साफ आ रहा है। ब्रजभूषण लगातार जिस तरह से दावा कर रहे थे कि पार्टी किसी को उम्मीदवार बनाती है, 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति ब्रजभूषण के इर्द गिर्द ही बनाए रखी है। बिल्कुल, लगभग पहले से ही चर्चा चल रही थी कि पार्टी ने कह दिया है कि ब्रजभूषण सिंह के परिवार से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि ब्रजभूषण सिंह अपने नाम पर अड़े हुए थे। लगातार उनका कहना था कि 4 दशक की सियासत मैंने की है और मेरी गलती क्या है, अगर मैं आरोपी सिद्ध हो गया हूं तो मेरा टिकट काटा जाए, आरोप लगने से मैं दोषी नहीं हो गया हूं। ऐसे में ब्रजभूषण सिंह अपने टिकट पर अड़े हुए थे। हालांकि ब्रजभूषण सिंह ने प्लान 2 बना रखा था। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 27 से 28 अप्रैल को ही पत्नी केतकी सिंह और बेटे करणभूषण और अपने नाम से पर्चा खरीद लिया था। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का जी बिल्कुल रमन, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ब्रजभूषण के आवास पर ब्रजभूषण के ऐलान के बाद भारी संख्या में समर्थक देख सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के नारे के साथ उनके बेटे के नाम के नारे भी बीजेपी के कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंतजार इस बात का किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से कब आधिकारिक तौर पर करणभूषण के नाम का ऐलान होता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।